एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के डिस्कशन के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैंने क्यों लास्ट स्टेप में ज्योग्राफी ऑप्शनल के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले आपको यह समझाने का प्रयास किया कि अब तक आपने भूगोल वैकल्पिक विषय के अंतर्गत जितने भी टॉपिक को तैयार किया है उसे क्यों ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भूगोल वैकल्पिक विषय को अगर हम 4 स्टेप में तैयार करते हैं यानी सिलेबस में दिए गए टॉपिक को समझते हैं तो उसमें जो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप है उनको आधार बनाकर ही हमें अंतिम स्टेप के अंतर्गत आने वाले प्रादेशिक विकास और नियोजन, समकालिक मुद्दे से संबंधित टॉपिक को तैयार करना है। हालांकि आपके सिलेबस में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी एक सेक्शन या टॉपिक मेंशन किया गया है, तो आप इस टर्म से समझ सकते हैं कि वहां राजनीतिक भूगोल की जगह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य लिखा गया है। इसका मतलब ही है कि आपको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना है, यानी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ज्योग्राफिकल स्टडी करना है। वह एक अलग टॉपिक है। उनके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए समझेंगे, उसे तैयार करेंगे। लेकिन आज के क्लास से हम लोग सबसे पहले रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंतर्गत जो चैप्टर्स या टॉपिक दिए गए हैं उनको समझने के लिए मानव भूगोल के संदर्भ, मॉडल, सिद्धांत एवं नियम के कुछ कॉन्सेप्ट को अध्ययन का आधार बनाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि अब अंतिम स्टेप में आप एक प्रकार से अब तक तैयार किए गए टॉपिक को ध्यान में रखकर ना उसे रिवाइज कर सकते हैं बल्कि उनकी सहायता से आप आने वाले टॉपिक को बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने मानव भूगोल के संदर्भ का अध्ययन करते समय भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों को समझने का प्रयास किया था तो उस समय आपने प्रादेशिक संश्लेषण, रीजनल सिंथेसिस से संबंधित इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों को अध्ययन का आधार बनाया था। भूगोलवेताओं ने अपने विचारों के द्वारा यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सही मायने में प्रादेशिक अध्ययन ही भौगोलिक अध्ययन है। भूगोलवेताओं का यह भी कहना है कि रियल ज्योग्राफर रीजनल ज्योग्राफर ही होते हैं, यानी जो प्रादेशिक भूगोलवेता है वही सही मायने में भूगोलवेता है। और इसी आधार पे हम लोग इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे थे कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते समय क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है और भौगोलिक अध्ययन करते समय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं का समग्रता के साथ अध्ययन किया जाता है। आज भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में ही जो भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचार हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए पहले प्रदेश की संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार प्रदेश को हम कितने प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था, सिलेबस का एक बेसिक आइडिया देते हुए कि रीजनल प्लानिंग के टॉपिक को 3 स्टेप में तैयार करना है। अगर हमें किसी भी प्रदेश की प्लानिंग करनी है, उसके लिए कोई भी योजना बनानी है, तो पहले तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए ना कि प्रदेश किसे कहते हैं। प्रदेश की पहचान, प्रदेश की पहचान कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं। प्रदेश का सीमांकन कैसे कर सकते हैं, प्रदेश कितने प्रकार के हो सकते हैं,
यानी प्रदेश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने के बाद ही हमें यह भी समझना होगा कि आखिरकार प्रादेशिक रीजनल इम्बैलेंस, प्रादेशिक असंतुलन है क्या। प्रादेशिक असंतुलन के कारण क्या है, प्रादेशिक असंतुलन का क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज के समय अगर हमें प्रदेश की संकल्पना को ध्यान में रखकर किसी भी प्रकार की नीतियों का निर्धारण करना है और उन्हीं नीतियों को आधार बनाकर अगर हमें क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं को बनाना है, किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करना है या किसी मिशन को प्रारंभ करना है, तो पहले ये समझना आवश्यक होगा ना कि आखिर हम विकास से संबंधित योजनाओं को बनाते समय क्षेत्र को क्यों ध्यान में रखें। तो वर्तमान समय में प्रादेशिक असंतुलन केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की ही नहीं बल्कि विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों के लिए भी एक समस्या बनी है। ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक दृष्टि से विकसित देश हैं, जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्री के रूप में जानते हैं, उन देशों में सभी क्षेत्रों का विकास एक समान हुआ है। तो प्रादेशिक असंतुलन के कारण को अगर हम समझ जाएंगे तो उन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए हम प्रादेशिक विकास के लिए योजनाओं को बना सकते हैं। तो प्रादेशिक असंतुलन के कारण, प्रादेशिक असंतुलन के प्रभाव और प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के उपाय, ये सेकंड स्टेप में हमें समझना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रादेशिक असंतुलन को हम दूर करने के का क्यों प्रयास करें, प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए हम नई नीतियों का निर्धारण क्यों करें, इसके लिए तो पहले हमें यह समझना होगा ना कि प्रादेशिक असंतुलन एक समस्या क्यों है। क्योंकि प्रभाव पक्ष का अध्ययन करके ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो सकारात्मक है या नकारात्मक। यदि नकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं तो वैसे परिवर्तन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। और वैसी समस्याएं जिनसे मानव समुदाय की जीवन शैली प्रभावित हो रही है, आर्थिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों पर विचार करना होगा। ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और समझने के बाद तभी हम लोग प्रादेशिक विकास की कार्यनीतियों को समझने के साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज संपोषणीय विकास के लक्ष्य को, वैश्विक स्तर पर संपोषणीय विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही कार्यनीतियों को बनाने का निर्देश क्यों दिया गया। यानी ऐसी कौन सी परिस्थितियां सामने आ गई जिसके कारण आज विश्व के सभी देशों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजनाओं को बनाते समय संपोषणीय विकास की संकल्पना को ध्यान में रखें। ये अगर यहां तक की जो आप समझ विकसित करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भूगोल वैकल्पिक विषय होने के कारण आपके द्वारा किसी भी विषय के अध्ययन करने का कोई ना कोई तो एक अलग तरीका होगा। तो यहां तक आप अपने वैकल्पिक विषय के रिक्वायरमेंट को या इसकी फिलॉसफी को
भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों को ध्यान में रखकर आपको प्रादेशिक आयोजना यानी रीजनल प्लानिंग से संबंधित एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है। और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जब आप भारत के प्रादेशिक विकास के लिए जो भी प्रयास किए गए हैं या जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी यदि आप समीक्षा करते हैं तो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में भारत में अब तक यानी स्वतंत्रता के बाद अब तक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनकी समीक्षा करके आप किसी निष्कर्ष पे आ सकते हैं। जिन तथ्यों का अध्ययन आप करेंगे, जिन तथ्यों की समीक्षा आप करेंगे, वही तथ्य कहीं ना कहीं अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी अध्ययन का विषय होता है। लेकिन हो सकता है उनके द्वारा जो विश्लेषण किया जाता हो या किया जाता है उनमें अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता हो। तो हमें अर्थशास्त्र की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हमें भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए आगे क्या करना चाहिए, हमारी भविष्य की योजनाएं क्या होनी चाहिए, अब तक जो प्रयास किए गए वो कहां तक सही थे, उनसे जो हमें अनुभव हुआ उसे ध्यान में रखकर हमें अब नई नीतियों का निर्धारण करते समय क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदुओं को केंद्र बिंदु में रखना होगा, जिससे कि हम संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसी कुछ बातें थी जो लास्ट डिस्कशन के एंड आने तक हमने आपको कंक्लूड करते समय बताया था। तो जो लास्ट में कंक्लूड किया था वही आज बिगिन करके आपको अब टॉपिक पर ले चल रहा हूं कि पहले फर्स्ट स्टेप को समझिए। और फर्स्ट स्टेप में अगर हम प्रादेशिक आयोजना के अंतर्गत एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों के साथ जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसे ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रदेश को हम कितने प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यानी आपसे अगर यह प्रश्न किया जाए कि प्रदेश से आप क्या समझते हैं, प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट करें, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर देते समय आप प्रादेशिक संश्लेषण से संबंधित भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों को भी मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि हम यानी मैं और आप अपनी तरफ से कैसे ये बता सकते हैं कि प्रदेश किसे कहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक विषय को सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ भूगोल वैकल्पिक विषय को ध्यान में रखकर तैयार करना है। हाँ, अगर यही आ जाएगा कि रीजनल सिंथेसिस पर टिप्पणी करें तो यह क्वेश्चन मानव भूगोल के संदर्भ का होगा, वहां की रिक्वायरमेंट अलग है, वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर हम प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का कैसे वर्णन कर सकते हैं, यह इस प्रश्न का दूसरा पार्ट होगा। यानी सेकंड स्टेप में हमें आकर प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करना है और प्रदेश की सामान्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम कितने प्रकार से प्रदेशों को की पहचान कर सकते हैं, यह क्वेश्चन हो सकता है आपका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। या इसी क्वेश्चन के साथ जोड़ दे कि प्रदेश की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए प्रदेशों के प्रकार को भी बताएं या उस पर भी टिप्पणी करें। या आपसे कह सकता है कि प्रदेश की संकल्पना को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, तो जो टाइप्स ऑफ रीजन होंगे उन्हें यहां आप एग्जाम्पल के रूप में मेंशन करेंगे। जब यही एक क्वेश्चन आ जाएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स को आप क्या करेंगे, वहां पर बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि किस आधार पर हम प्रदेश की पहचान करते हैं। उसके बाद
थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वह है कि प्रादेशिकरण की विधियों का वर्णन करें, या प्रदेश का हम सीमांकन कितने प्रकार से कर सकते हैं। सीमांकन का मतलब क्या हुआ कि एक क्षेत्र को हम दूसरे क्षेत्र से जब अलग करेंगे तो हमें बाउंड्री ड्रॉ करना होगा कि यहां तक यह एक क्षेत्र है। तो प्रदेश के सीमांकन के लिए अनुभव पर आधारित विधियां, गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियां और अनुभव एवं मात्रात्मक विधियों का आपको कहीं ना कहीं वर्णन करते हुए स्पष्ट करना होगा कि हम किस प्रकार से इन विधियों की सहायता से प्रदेश का सीमांकन कर सकते हैं। और अगर आप इन्हीं विधियों को ध्यान में रखते हुए भू आकृतिक प्रदेश या वनस्पति प्रदेश, मृदा प्रदेश, जलवायु प्रदेश, फसल संयोजन प्रदेश, कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश जैसे संकल्पनाओं को यानी प्रदेश की विशेषताओं का आप कह सकते हैं अगर वर्णन करते हैं तो आपने क्या किया, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में यानी जो भूगोलवेताओं की अपनी फिलॉसफी है, जो अपनी सोच है, उसको आधार बनाकर आपने अलग अलग प्रकार के प्रदेशों की सामान्य विशेषताओं का वर्णन किया। इसीलिए हमने सिलेबस में इस प्रकार के टॉपिक को पहले डिस्कस करने की बजाय यह आपको क्लियर किया था कि इस प्रकार के टॉपिक को हम लोग रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग के साथ तैयार करेंगे और अंततः हम एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि जब हम प्रदेश की पहचान करते हैं, प्रदेश की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करते हैं, समझते हैं, प्रदेश का सीमांकन करते हैं, तो इस सब से इस प्रकार का अध्ययन करने के क्रम में किस प्रकार के लिमिटेशंस हमें नजर आते हैं और साथ में हमें प्रदेश की संकल्पना पर आधारित अध्ययन करते हुए प्रदेश का यानी क्षेत्र को प्रादेशिक इकाइयों में क्यों बांटना चाहिए, आखिर इस प्रकार का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ठीक है, यही कंक्लूजन में होगा कि प्रादेशिक अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए अब अगर आ जाते हैं कि अगर प्रश्न किया जाता है कि प्रदेश की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको क्लियर किया है कि एक होता है कि किसी भी हम वर्ड के जैसे प्रदेश है इसके अर्थ को स्पष्ट कर दे, दूसरा होता है उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें कोई भाषा की उपयोग करनी आवश्यकता पड़े यानी तो हम उसे परिभाषित कर दें, और तीसरा होता है जब किसी भी अर्थ को कई प्रकार से अगर परिभाषित किया गया है, उसकी कई परिभाषाएं हैं, तो कहा जाता है यह एक कॉन्सेप्ट है। तो एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, आप रिवीजन कार्य ही कर रहे हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आप पहले से तैयार किए गए टॉपिक को कितना महत्व दिए हैं। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, वो पहले ये देखते हैं कि पूरा कोर्स हो रहा है कि नहीं, पहले पूरा एक बार कोर्स देख ले फिर पढ़ाई करेंगे। क्योंकि दो तरह से जो है आप तैयारी करते हैं। एक समय में क्या होता है कि जो प्रिपरेशन करने वाले होते हैं वह इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि जो उन्हें गाइड कर रहा है वो उन्हें कैसे पढ़ा रहा है, क्या समझा रहा है, कितना मटेरियल दे रहा है, कितना उत्तर लेखन करवा रहा है। उस समय वह पैसिव लर्नर होते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो आपको गाइड कर रहा है उसे एग्जामिनेशन नहीं देना है, एग्जामिनेशन आपको देना है। तो जब एग्जामिनेशन देने की बारी आती है तब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि एग्जाम तो उसे देना है, उसे देखना था कि वो कैसे पढ़ रहा है, कैसे समझ रहा है, कैसे नोट्स बना रहा है, कैसे लेखन अभ्यास कर रहा है। तो वहां पे उलझने होती है। लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि आप पैसिव लर्नर होने की बजाय एक्टिव लर्नर होंगे। आप खुद मेरे साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश कार्य करते चल रहे होंगे। उसमें किसी की रफ्तार धीमी होती है, किसी की रफ्तार तेज होती है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि मेरे साथ साथ अपना कार्य करके चल रहा हो, कुछ लोग हो रहे होंगे पीछे चल रहे होंगे। हाँ, अगर ओवरऑल आपकी समझ होगी तो आप उसको यहाँ अप्लाई कर सकते, नहीं है तो साथ साथ में रिवीजन का कार्य भी करते हुए चलिए। मतलब जैसे आपको प्रादेशिक संश्लेषण
के टॉपिक को स्पष्ट करते समय या भूगोल क्या है उसे समझाते समय आपको कुछ शब्दों से परिचित कराए थे, जैसे क्षेत्र, स्थान, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष और चौथा वर्ड है प्रदेश। तो आम आदमी बोलचाल की भाषा में वो इनमें से किसी भी वर्ड का यूज कर सकता है। अंतरिक्ष वर्ड यूज नहीं करता है, लेकिन वो बोल देगा मैं इस स्थान पे रहता हूँ, या मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, या मैं इस प्रदेश में रहता हूँ। लेकिन आम आदमी से अलग आपकी अपनी समझ होनी चाहिए। जब हम स्थान बोलते हैं तो ये एक कॉमन वर्ड है जिसे हम इंग्लिश में प्लेस कह देते हैं, लेकिन जब हम क्षेत्र और प्रदेश कहते हैं तो दोनों के लिए रीजन ही वर्ड यूज किया जाता है। अब कहेंगे दोनों में अंतर क्या है। तो क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र की पहचान प्रशासनिक या राजनीतिक सीमाओं के आधार पर किया जाता है। जब किसी भी देश, क्षेत्र यानी किसी स्थान को बाउंड्री के द्वारा दूसरे स्थान से अलग किया जाता है तो उसे एक राजनीतिक इकाई का नाम देते हैं। तो कह सकते हैं कि जब किसी राज्य की संकल्प, अगर किसी राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है तो उस प्रकार की बाउंड्री को हम पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं। और सरकारों के द्वारा जो प्रशासनिक स्तर पर कार्यों को करने के लिए उसी राज्य को अलग अलग अगर क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जाता है तो उसके लिए हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, प्रशासनिक सीमा है। तो इस पृथ्वी की सतह पर जहां मानव समुदाय रहते हैं उसकी पहचान ही राज्य के रूप में होती है और राज्य की अपनी एक सीमा होती है। ऐसा आपने बाउंड्री एंड फ्रंटियर को तैयार करते समय समझने का प्रयास किया था कि बाउंड्री और फ्रंटियर में क्या अंतर है। तो जब किसी भी स्थान को राजनीतिक या प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर अन्य स्थानों से अलग किया जाता है तो ऐसे स्थान को, ऐसे भौगोलिक आप कह सकते हैं भाग को, पृथ्वी के भाग को हम क्षेत्र का नाम देते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें तो वहां हम कहते हैं कि स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है। और जब हम स्थल मंडल को अलग अलग जो है इकाइयों में बांटते हैं, उसे कई भाग में बांटते हैं और उसके लिए अगर हम राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं को सीमांकन का आधार बनाते हैं, बांटने का आधार बनाते हैं तो क्षेत्र हो गया। वहीं पर पृथ्वी की सतह, वायुमंडल से अगर हम बाहर चले गए स्पेस, तो पृथ्वी के साथ साथ अगर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अलावा हम अन्य क्षेत्रों को शामिल कर लेते हैं तो स्पेस हो गया, जो एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब किसी भी हम क्षेत्र को, कोई क्षेत्र है, उसे अलग अलग इकाइयों में बांटते हैं, मतलब एक राज्य, या आप कह सकते हैं, हम लोग अपने देश के लिए कह सकते हैं एक देश, उसे हम अलग अलग राज्य में, उस राज्य को अगर हम डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट को अगर हम ब्लॉक में, उस ब्लॉक को, यदि हम गांव में, उस गांव को यदि हम पूर्वा में बांटते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है ये क्षेत्र है, ये प्रदेश नहीं है, क्योंकि इसे बांटने का आधार राजनीतिक या प्रशासनिक है। लेकिन जब एक ही देश में या एक ही राज्य के अंदर या एक ही जिला के अंदर के स्थान को हम अलग अलग इकाइयों में बांटते हैं तो ऐसी क्षेत्रीय इकाई को प्रदेश कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि क्षेत्रीय इकाई को प्रदेश का नाम दिया जा सकता है या नाम दिया जाता है तो किस आधार पर हम किसी क्षेत्र को अलग अलग इकाइयों में बांटते हैं, किस आधार पर हम
एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग करते हैं। तो वास्तव में क्षेत्र एक राजनीतिक या प्रशासनिक संकल्पना है, वहीं पर प्रदेश एक भौगोलिक संकल्पना। ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट को दिमाग में बैठा लीजिए, नोट करते चलिएगा कि क्षेत्र एक राजनीतिक या प्रशासनिक संकल्पना है जिसका निर्धारण राजनीतिक या प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर किया जाता है। वही प्रदेश एक भौगोलिक संकल्पना है। क्षेत्रीय इकाई को प्रदेश कहते हैं। किसी भी प्रदेश की पहचान अलग अलग आधार पे की जाती है और इस आधार पे आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप यह कह सकते हैं, इसे और स्पष्ट करना हो तो आप कह सकते हैं कि प्रदेश एक स्थान जन्य स्पेशियल भौगोलिक स्थानीय जन्य भौगोलिक संकल्पना है जिसका संबंध एक ऐसी या ऐसी क्षेत्रीय इकाई से है जहां के तत्वों में एक प्रकार का अंतर संबंध होता है। एक प्रकार का अंतर संबंध होता है प्रदेश की सीमा के अंदर आंतरिक चरों में समरूपता होती है जो उसे आसपास के क्षेत्रों से एक अलग पहचान देता है। आसपास के क्षेत्रों से एक अलग पहचान देता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ वर्ड है, इसको जैसे मर्जी में वैसे वो आप कर सकते हैं। यह वर्ड इंपॉर्टेंट है। यह एक स्पेशियल स्थानजन्य ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अगर आपने तंत्र विश्लेषण का अध्ययन करते समय यह समझा है कि तंत्र का संबंध एक ऐसी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई से है जहां तंत्र के घटक आपस में अंतर संबंधित होकर अंतः क्रियाएं करते हैं। ध्यान दीजिए, सिस्टम का अध्ययन करते समय हमने क्या कहा था कि सिस्टम के घटक होते हैं, उनके मध्य एक प्रकार का अंतर संबंध होता है और वे घटक आपस में अंतर संबंधित होकर अंतः क्रियाएं करते हैं। तो सिस्टम अप्रोच जो था, सिस्टम एक वैज्ञानिक संकल्पना थी, वो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए हमने यह भी कहा था कि आप किसी भी प्रकार के विषय वस्तु का वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप सिस्टम अप्रोच की सहायता से न केवल वैज्ञानिक विश्लेषण या तार्किक विश्लेषण कर सकते हैं बल्कि एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं। और उसके लिए आपको पहले यह देखना होगा कि जिस विषय वस्तु का आप अध्ययन करना चाहते हैं, सब्जेक्ट मैटर का, उसके घटक कौन है और उन घटकों की पहले पहचान करनी होगी। फिर वो ये देखना हो कैसे अंतर संबंधित होते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आप भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यह सोचेंगे कि आखिरकार ये जो सिस्टम होता है ये कहाँ के सिस्टम की बात की जा रही है, तो जैसे ही आप कहाँ के साथ किसी भी विषय के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, वहीं पर आप उस विषय का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं। यानी भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना चाहते हैं
तो आपने सिस्टम के बारे में जो कुछ भी समझा है उसे यहां लाकर अप्लाई कर दीजिए। यानी क्या कहेंगे कि प्रदेश का संबंध एक ऐसे क्षेत्रीय इकाई से है, एक ऐसी क्षेत्रीय इकाई से है जिसके घटक होते हैं, वे आपस में अंतर संबंधित होकर अंतः क्रियाएं करते हैं। वहां जिसे हम घटक कह रहे हैं, यहां हम उसे घटक के साथ साथ वेरिएबल्स कह रहे हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष का अगर हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने का कोई ना कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। आखिर हम अध्ययन करना क्या चाहते हैं? तो जिसे भी हम अध्ययन का विषय बना रहे हैं वह क्या होगा? वह उस प्रदेश के अंतर्गत वेरिएबल्स होगा, आंतरिक चर। तो ये दूसरा वर्ड क्या है कि प्रदेश की सीमा के अंदर आंतरिक चरों में समरूपता होती है, एक प्रकार की होमोजेनिटी होती है। आंतरिक चरों में समरूपता होती है जो आसपास के क्षेत्र से उसे एक अलग पहचान देता है। अब देखिए, जैसे अगर हम प्रदेश की बात करें तो यह एक अमूर्त संकल्पना है। प्रदेश वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप बोलेंगे ये कौन सी बात है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसका अध्ययन क्यों करें? प्रदेश की हम कल्पना करते हैं, प्रदेश की हम कल्पना करते हैं क्योंकि यह जो, अगर मान लीजिए कि यह जो आपके सामने ये डिजिटल मार्कर है, पेन है, अगर इस डिजिटल मार्कर की बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट है। हर व्यक्ति के लिए यह एक डिजिटल मार्कर है। अब चाहे उसका यह यूज किसी भी कार्य के लिए करे, लेकिन है तो वह डिजिटल मार्कर। तो जिसे हम देख पा रहे हो, हर कोई उसे हमारे समान देख पा रहा है जैसे हम देख पा रहे हैं, तो कहेंगे वह एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। प्रदेश का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि उसकी हमें कल्पना करनी होती। जैसे अगर आप भारत की कल्पना कर रहे हैं तो आपसे कोई कहेगा कि भाई भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये भारत है कहां पे? तो जब आप इंडिया का मैप ले रहे हैं और कह रहे देखिए यही इंडिया है, तो भारत की पहचान अगर इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री के आधार पर कर रहे हैं तो उसे हम प्रदेश नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे ये भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर, यानी इस भारत की जो राजनीतिक सीमा है इसके अंदर जो भी स्थान आ रहे हैं वह एक प्रकार का राजनीतिक प्रदेश है, पॉलिटिकल रीजन है। हिंदी में राजनीतिक प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन सही मायने में राजनीतिक क्षेत्र वर्ड यूज नहीं कर सकते, इसलिए प्रदेश कह रहे हैं। वह एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। अब उस पॉलिटिकल बाउंड्री का के अंतर्गत आने वाले स्थानों का आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अगर यह मान लिया कि भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर पाई जाने वाली भू आकृतिक विशेषताओं को अध्ययन का आधार बनाया और पर्वतीय, पठारी, मैदानी विशेषताओं के आधार पर यदि भारत को उसने अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा, तो उसने क्या किया, कहा कि भारत देश को स्थल स्वरूपीय विशेषताओं के आधार पर पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्रों में सीमांकित किया जा सकता है। अगर वह इस प्रकार से भारत को अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांट रहा है तो उसके लिए वेरिएबल क्या हुआ, स्थल स्वरूपीय विशेषताएं। और उसने स्थल स्वरूपीय विशेषताओं में समरूपता देखा कि उत्तरी भारत में जहां पर्वतीय क्षेत्र है वह एक प्रदेश हुआ, पर्वतीय क्षेत्र के बाद जो मैदान है वो दूसरा प्रदेश हो गया, और जो पठारी क्षेत्र है वो तीसरा प्रदेश हो गया, और पठार के साथ जो लगा हुआ मैदानी है वो अलग प्रदेश हो गया, तटीय प्रदेश हो गया। भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है वो अलग द्वीप समूह हो गया, आइलैंड को फीचर बनाया। तो उसने किसको लिया, भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को
पर्वतीय, पठारी, मैदानी, तटीय और द्वीपीय प्रदेश में सीमांकित कर दिया। अब इसी भारत का अध्ययन एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो यहाँ की मृदा संबंधित विशेषताओं को अध्ययन का आधार बना लिया। तो उसके लिए वेरिएबल क्या हो गया? सॉइल। और वो कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के वितरण के आधार पर इसे अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जा सकता है, जैसे कि जलोढ़क मृदा वाले क्षेत्र, काली मृदा वाले क्षेत्र, पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र, लाल मृदा वाले क्षेत्र, पीत मृदा वाले क्षेत्र। तो जब मिट्टी से संबंधित विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्षेत्र भारत को अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयों में बांटा जा रहा है, तो उसे हम मृदा प्रदेश का नाम देंगे। इसी प्रकार कोई अगर भारत की